जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे मेडिवल हिस्ट्री के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। हालांकि ये सवाल एंशिएंट ही माना जाएगा, बट इसके बाद के जो क्वेश्चन होंगे वो मेडिवल हिस्ट्री के हम करेंगे। देखिए, हमें पता है हिस्ट्री 3 पार्ट में मेनली डिवाइडेड है, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। तो एंशिएंट सेक्शन से हमने कई सारे क्वेश्चन को कवर किया पार्ट वाइज, और उन सभी वीडियोज़ को आप देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और मेडिवल हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट सवालों को कवर करेंगे। मेडिवल हिस्ट्री सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, बट मैं कोशिश करूंगा कि क्वेश्चन के थ्रू चीज़ों को सिंप्लीफाई करने की। और जैसा हमने काफ़ी आसानी से एंशिएंट हिस्ट्री के सेक्शन को कवर किया है, उसी तरीके से मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री को भी कवर करेंगे। तो तरीका वही है, क्वेश्चन देखते ही आपको वीडियो पॉज करनी है और ख़ुद से अटेम्प्ट करना है। इसके बाद डिटेल्ड सॉल्यूशन सुननी है। तो ये जो सवाल है ये चोल डायनेस्टी के ऊपर है। चोल डायनेस्टी 10th सेंचुरी के टाइम पे देखने को मिलती है। 2 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है, राजराज फर्स्ट मेड द होल श्रीलंका एज पार्ट ऑफ द चोला एम्पायर। यानी राजराज प्रथम, जो कि चोल साम्राज्य के किंग थे, उनके द्वारा कंप्लीट श्रीलंका को यहाँ पे चोल एम्पायर में मिला लिया गया, चोल एम्पायर का पार्ट बना लिया गया। तो अगर हम बात करें चोल एम्पायर की, तो ये मेनली सदर्न रीजन में देखने को मिलता है। तो क्या पहला स्टेटमेंट सही है? दूसरा देखिए, राजेंद्र फर्स्ट कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ फेमस बृहदेश्वर टेम्पल एट तंजौर। यानी तंजौर जो कि कैपिटल थी चोल डायनेस्टी की, तो ये तंजौर में ही बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कंप्लीट कराया गया राजेंद्र फर्स्ट के द्वारा। बताना है आपको कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। क्या पहला सही है, दूसरा गलत, दूसरा सही है, पहला गलत, दोनों ही सही हैं या दोनों ही गलत हैं? देखिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी है, नीदर वन नोर टू। क्योंकि ये जो मैंने स्टेटमेंट्स फ्रेम किया है, इन्हें मैंने इंटरचेंज कर दिया है। और आपको ध्यान रखना है, बहुत बार एग्जाम में ऐसा किया जाता है, ये काफ़ी फेमस पैटर्न है। काफ़ी बार एग्जामिनर के द्वारा इस तरीके से सवाल फ्रेम किया जाता है, जिनमें जो स्टेटमेंट होते हैं उन्हें उनकी अदला बदली कर दी जाती है, इंटरचेंज कर दिया जाता है। तो असल में ये जो कंप्लीट श्रीलंका को चोल एम्पायर में मिलाया गया, ये राजेंद्र फर्स्ट के द्वारा किया गया है, जो कि राजराज चोल के पुत्र होते हैं। और जो कंप्लीट बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण बनाया गया, कंप्लीट किया गया है कंस्ट्रक्शन को, ये किया गया है राजराज फर्स्ट के द्वारा। और चूंकि राजराज फर्स्ट के द्वारा बनाया गया है, इसलिए बहुत बार राजराजेश्वर टेम्पल भी कहते हैं बृहदेश्वर टेम्पल को। और ये 1010 AD में निर्माण कंप्लीट हुआ है, तंजौर में है। तो इस वजह से दोनों ही स्टेटमेंट गलत है और ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। दोस्तों, कुछ एडिशनल इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ। ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ये आप ज़रूर नोट कर लीजिए। देखिए, अगर बात करें चोल डायनेस्टी की, तो कैपिटल कई बार पूछ लिया जाता है, तो कैपिटल तंजौर है, ध्यान रखिएगा। अगर बात करें राजराज फर्स्ट की, तो देखिए चेर किंग के साथ भी इनका युद्ध चला है, और ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट बातें हैं, जैसे ये श्रीलंका को इन्वेड करते हैं राजराज फर्स्ट, इन्वेड तो करते हैं, बट कंप्लीट इनके द्वारा जीता नहीं जाता है, श्रीलंका को जीता जाता है इनके बेटे राजेंद्र फर्स्ट के द्वारा। तो हालांकि अगर पूछा जाए इस तरीके से कि राजराज फर्स्ट के द्वारा इन्वेड किया जाता है श्रीलंका को, तो ये बात सही होगी। इनफैक्ट श्रीलंका के जो किंग होते हैं महेंद्र फर्स्ट, ये कैपिटल जो होती है, कैपिटल उसे शिफ्ट कर दिया जाता है, क्योंकि ये कैपिटल से चले जाते हैं। इसके बाद राजराज फर्स्ट के द्वारा जो टेम्पल बनाया गया वो तो मैंने बता ही दिया, बृहदेश्वर टेम्पल 1010 में। और इसके बाद इनके बेटे, अगर राजेंद्र फर्स्ट की बात करें, तो कंप्लीट श्रीलंका को ये चोल एम्पायर में मिला लेते हैं, तो काफ़ी माइटी किंग होते हैं। ध्यान रखना है, आपको कंफ्यूज नहीं करना है। यहाँ पे मैंने दोनों स्टेटमेंट्स उल्टा लिखा है, बट आपको ये ध्यान रखना है कि राजेंद्र फर्स्ट के द्वारा ही कंप्लीट श्रीलंका को चोल एम्पायर में मिला लिया जाता है। अगला सवाल देखिए, मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। एक स्टेटमेंट है, दूसरा रीजन है, आपको बताना है। पहला जो स्टेटमेंट है वो ये है, अल बरूनीज किताब उल हिंद इज़ रिटन इन पर्शियन लैंग्वेज। यानी अल बरूनी की जो पुस्तक है किताब उल हिंद, ये फ़ारसी भाषा में लिखी गई है, और इसका कारण बताया जा रहा है कि जो लैंग्वेज था मुग़ल कोर्ट का, ये पर्शियन था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, दोनों ही कथन और कारण सही हैं, और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेन करता है असर्शन को। दूसरा है कि कथन और कारण दोनों सही तो हैं, बट एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है। तीसरा कथन सही है, कारण गलत है। और चौथा है कि कथन गलत है और कारण सही है। दोस्तों, असल में मैं इस क्वेश्चन को 2 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन फ्रेम कर रहा था, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन आपको करेक्ट नहीं देखने को मिलेंगे। हालांकि इस क्वेश्चन का जिस्ट आप समझिए। देखिए, अल बरूनी की जो किताब उल हिंद है, ये पर्शियन में नहीं लिखी गई है, तो इसलिए मैंने ये स्टेटमेंट लिखा है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सारा कन्फ्यूजन भी होता है इसमें।
तो किताबुल हिंद जो ये बुक है अल-बरूनी के द्वारा जो लिखी गई है, ये अरबिक लैंग्वेज में लिखी गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार CDS NDA कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा अल-बरूनी की जो बुक है ये अरबिक लैंग्वेज में लिखी गई है। दोस्तों जो थीम सीरीज़ की न्यू वाली NCERT है, पार्ट 2 में अगर आप देखेंगे पार्ट 2 वाली बुक में, तो जो पहला ही चैप्टर है वो ट्रेवलर्स के बारे में है। थ्रू द आइज़ ऑफ ट्रेवलर्स चैप्टर का नाम है, और ये असल में काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और हालांकि मैंने ट्रेवलर्स पर ऑलरेडी वीडियो सीरीज़ बना दी है, आप हिस्ट्री प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। और ये चैप्टर इनफ नहीं है ट्रेवलर्स पर असल में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और कई बार जो लेस नॉन ट्रेवलर्स हैं, जो बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है, उनसे भी सवाल पूछे गए हैं, तो उन सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैंने कंपाइल करके कवर कर दिया है। उन वीडियोज़ की हेल्प से आप कंप्लीट कर सकते हैं इस टॉपिक को। हालांकि अगर हम बात करें अगर अल-बरूनी की, तो अल-बरूनी की जो पुस्तक है किताब उल हिंद, ये लिखी गई है इनके द्वारा। और ये किस भाषा में लिखी गई है, तो ये लिखी गई है अरबिक लैंग्वेज में। अल-बरूनी कहाँ से थे, तो ख्वारिज़्म से थे, उज़्बेकिस्तान से। और ये भारत आते हैं कब, 1017 में, क्योंकि जब महमूद गजनवी, सुल्तान महमूद गजनवी जब ख्वारिज़्म पर अटैक करता है, तो ये अपने साथ अल-बरूनी और कई सारे अन्य स्कॉलर्स को भी ले आता है, तो ध्यान रखिएगा। दोस्तों ये जो पुस्तक है अल-बरूनी की पुस्तक किताबुल हिंद, ये अरबिक में लिखी गई है, सिंपल लैंग्वेज है, और ये काफ़ी बड़ी टेक्स्ट है, लगभग 80 चैप्टर्स देखने को मिलते हैं। और डील किस चीज़ के साथ करती है, तो धर्म पर बात की गई है, फिलोसॉफी पर, फेस्टिवल्स, एस्ट्रोनॉमी, एल्केमी और मैनर्स एंड कस्टम, सोशल लाइफ, वेट, मेजर, इकोनोग्राफी, लॉज, मेट्रोलॉजी, तो कई सारे विविध टॉपिक्स पर यहाँ पे डिस्कशन किया गया अल-बरूनी के द्वारा। दोस्तों जब बात आई है किताबुल हिंद की, तो एक और किताब का नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये भी अरबी भाषा में लिखी गई थी। अगर आप देखें तो ईयरली मेडिवल इंडिया में, यानी 10th to 11th-12th सेंचुरी में अगर हम देखें, तो अरबिक लैंग्वेज की बुक्स ज़्यादा देखने को मिलती है, जबकि मुग़ल कोर्ट में जो बुक्स हैं जनरली वो पर्शियन लैंग्वेज में देखने को मिलती हैं। तो इस चीज़ को आपको कन्फ्यूज़ नहीं करना है, ध्यान रखना है कि अरबिक में क्योंकि बहुत कम किताबें हैं, तो कई बार पूछ लिया जाता है डायरेक्टली कि बताइए ये किताब किस भाषा में लिखी गई है, बिकॉज उस टाइम पे ध्यान जाता है पर्शियन की ओर, तो ध्यान रखना है आपको। तो एक और जो पुस्तक है इब्न बतूता के द्वारा जो लिखी गई है, पुस्तक का नाम है रहला, ये भी अरबिक लैंग्वेज में है, और ये भी एक तरीके का ट्रेवलॉग ही है, यानी ट्रेवल्स पर ही लिखा गया है। इब्न बतूता की अगर बात करें तो ये मोरक्को से हैं और 1333-34 में भारत आते हैं। कई बार पूछ ले आता है कि बताइए इब्न बतूता किसके दरबार से संबंध रखते थे, तो मोहम्मद बिन तुगलक का नाम आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो सुल्तान होते हैं उस टाइम पे दिल्ली सल्तनत के अंदर मोहम्मद बिन तुगलक, इन्हीं के दरबार में ये आकर काम करते हैं। हालांकि बीच में आई थिंक इनके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, बट बाद में वो सॉर्ट आउट होती है, तो फिर चीज़ें सही होती हैं। बाद में आई थिंक इन्हें एज एन एनवॉय चाइना भेजा जाता है। ये बातें भी इंपॉर्टेंट है, नोट करते चलिए। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा एनवॉय भेजा जाता है चाइना, और किनको, ऑब्वियसली अभी हम बात कर रहे हैं किनकी, इब्न बतूता की। ये सभी चीज़ें हमने ऑलरेडी कवर की हैं, आप जाइए ट्रेवलर्स वाली वीडियो ज़रूर देखिए, सारी चीज़ें आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे क्या फर्स्ट सही है, नहीं, फर्स्ट तो गलत है। अल-बरूनी किताबुल हिंद इज रिटन इन पर्शियन नहीं अरबिक। दूसरा देखते हैं, द लैंग्वेज ऑफ मुगल कोर्ट इज पर्शियन। हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है ना, तो अच्छा ऑप्शन तो तब तो बिल्कुल सही है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि असर्शन गलत है बट रीजन तो सही है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। और मुग़ल दरबार की भाषा जो है वो पर्शियन ही थी, ऑफिशियल कोर्ट लैंग्वेज, और कई सारे बुक्स भी पर्शियन में ही देखने को मिलेंगी, खास करके जो दरबार से रिलेटेड बुक्स हैं। जैसे अगर हम बात करें सबसे फेमस बुक की मुग़ल क्रॉनिकल्स के अंदर, हालांकि कई किताबें हैं बट सबसे ज़्यादा जो नाम आता है वो है आईने अकबरी का, जो कि पार्ट है अकबरनामा का। देखिए अकबरनामा के 3 वॉल्यूम हैं, तो जो तीसरी वॉल्यूम है ये आईने अकबरी कहलाती है। इस वजह से ऑथर ऑब्वियसली कौन है, अबुल फजल। किनके भाई है ये, फैजी के। फैजी ने काफ़ी सारी बुक्स का ट्रांसलेशन किया है, जैसे एक बुक मैं आपको बता देता हूँ, बहुत बार एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती है, लीलावती नाम की, जो काफ़ी फेमस मैथमेटिक्स की एंसेंट बुक है, इसका ट्रांसलेशन किया गया है किनके द्वारा, फैजी के द्वारा, जो कि अबुल फजल के बड़े भाई थे, मुग़ल दरबार के अंदर ही अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली सल्तनत के बारे में ही आपसे पूछा गया है। इल्तुतमिश शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली, यानी लाहौर से दिल्ली हस्तांतरण किया गया कैपिटल का इल्तुतमिश के द्वारा। दूसरा, ही कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार, कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन इल्तुतमिश के द्वारा ही पूरा किया गया।
बताना है आपको करेक्ट, क्या पहला गलत है, क्या केवल पहला सही है, दूसरा गलत है, क्या दूसरा केवल सही है, क्या दोनों सही हैं, या दोनों में से कोई भी सही नहीं है। तो ये बेहद सरल सवाल है, दोनों ही बातें यहाँ पे सही है। इल्तुतमिश शिफ्टेड इज कैपिटल फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली, हाँ ये बात बिल्कुल सही है। लाहौर क्योंकि कैपिटल होती है ऐबक के टाइम पे, और ऐबक के बाद ही ये इल्तुतमिश जो है वो हालांकि जो स्लेव डायनेस्टी होती है जिसे ममलूक या इलबरी डायनेस्टी कहते हैं, इसी के अंदर ही 3 सब डिवीज़न है, जिनमें पहली जो डायनेस्टी है वो कुतुबी डायनेस्टी होती है जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा स्थापित की जाती है। इसके बाद इलबरी डायनेस्टी आती है, फर्स्ट इलबरी डायनेस्टी, जिसकी स्थापना इल्तुतमिश करते हैं। इसके बाद सेकेंड इलबरी आती है जो कि बलबन के द्वारा स्थापित की जाती है। तो हालांकि स्लेव डायनेस्टी का ही पार्ट माना जाएगा, राइट। तो ये बात बिल्कुल सही है। स्लेव डायनेस्टी में मैंने आपको बता दिया, सबसे पहले ऐबक आते हैं जो कि गोरी के स्लेव होते हैं, मोहम्मद गोरी के, और ये अपना कैपिटल कहाँ बनाते हैं, लाहौर में। अगर कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो इनका कैपिटल होता है लाहौर, पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, खुद अगर ऐबक की पर्सनल लाइफ की बात करें तो इन्हें लाख बख्श कहा जाता है, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा डोनेशन देते हैं, इसलिए गिवर ऑफ लाख्स कहा जाता है, लाखों डोनेट करते हैं, ऐसा ऑब्वियसली खिताब दिया गया। और इनके दरबार में अगर हम बात करें ऐबक के दरबार में, तो हसन निज़ामी को पेट्रोनाइज किया जाता है। नाम ध्यान रखिएगा कई बार, बिकॉज कवि के जो नाम है, जो ऑथर के नाम है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हसन निज़ामी काफ़ी फेमस ऑथर है। और इसके अलावा कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य है वो शुरू कर दिया जाता है ऐबक के द्वारा, लेकिन कंप्लीट की अगर बात करें तो ये कंप्लीट किया जाता है किनके द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा। और एक बात और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित, कि इनकी जो मृत्यु है ये चौगान खेलते हुए हो जाती है। चौगान खेलते हुए यानी जो हॉर्स पोलो है, पोलो जो है जो कि हॉर्स में खेला जाता है, उसी खेल के दौरान गिरने से मृत्यु हो जाती है 1210 में। ये सिविल सर्विसेज में क्वेश्चन पूछा गया है किस तरीके से मृत्यु होती है, इस वजह से मैंने आपको बता दिया, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आते हैं इल्तुतमिश जो कि सन इन लॉ होते हैं ऐबक के, और ये अपनी कैपिटल चेंज करते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे दोनों ही बातें सही है और करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पादशाहनामा, अ बुक रिटेन अबाउट द राइन ऑफ शाहजहाँ वाज रिटेन बाय। तो शाहजहाँ के जो राइन है यानी उनके जो दरबार के समय हैं उनसे संबंधित जो पुस्तक है पादशाहनामा, किनके द्वारा लिखी गई है, अब्दुल हमीद लाहौरी, मीर हासिम, अब्दुल कादिर बदायूनी या इनायत खान। देखिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन ए है, बिल्कुल सही। अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा लिखी गई है ये बुक पादशाहनामा, काफ़ी फेमस बुक है ये, और शाहजहाँ के दरबार से ये अपना संबंध रखती है। तो ये बुक थोड़ी कम पॉपुलर है, अगर हम मुगल क्रॉनिकल्स की बात करें तो ये बुक थोड़ी लेस पॉपुलर है, इस वजह से यहाँ पे मैंने कवर किया, बट एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है आई थिंक एक बार सिविल सर्विसेज में। अगला सवाल देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द मनसबदारी सिस्टम। मनसबदारी सिस्टम के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन कौन से करेक्ट स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है, इट वाज अ ब्यूरोक्रेटिक कम मिलिट्री सिस्टम, यानी ब्यूरोक्रेटिक और मिलिट्री सिस्टम का ये एक समागम था। दूसरा देखिए, मनसबदार रिसीव्ड देयर सैलरी एज रेवेन्यू कॉल्ड जागीर, यानी मनसबदार को जो सैलरी दी जाती थी रेवेन्यू की, वो जागीर के रूप में दी जाती थी। तीसरा, द सैलरी ऑफ मनसबदार वाज डिटरमाइंड बाय अ न्यूमेरिकल वैल्यू कॉल्ड सावर, यानी मनसबदार की जो सैलरी है ये सावर के द्वारा डिसाइड होती थी, जो कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती थी। बताना है आपको करेक्ट स्टेटमेंट। तो आपको याद होगा हमने एक सेपरेट वीडियो में बात की है मनसबदारी, जागीरदारी और ज़मींदारी, ये तीनों के बीच कंप्लीट क्लैरिटी मैंने आपको दी, बिकॉज ये काफ़ी कंफ्यूजिंग था। और जब भी आप मुगल इंडिया पढ़ेंगे तो मनसबदार, जागीरदार इनके बारे में ज़रूर पूछा जाएगा। हाल ही सिविल सर्विसेज में सवाल भी पूछा गया, तो मैंने उस टॉपिक को इन डेप्थ कवर कर लिया। तो अगर इस सवाल की बात करें तो ये बात बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट ब्यूरोक्रेटिक कम मिलिट्री सिस्टम तो था ही, हमने डिटेल में देखा था किस तरीके से ये मिलिट्री सिस्टम का भी काम करते थे, और पूरी ब्यूरोक्रेसी ही मुगल इंडिया की मनसबदारी सिस्टम पर आधारित थी। दूसरा देखिए, मनसबदार रिसीव्ड देयर सैलरी एज रेवेन्यू कॉल्ड जागीर, हाँ बिल्कुल सही बात है। और फिर वैसे मनसबदार जिन्हें जागीर के रूप में दी जाती थी सैलरी, वो जागीरदार कहलाते थे। तो पहला और दूसरा तो बिल्कुल सही है। और जो सैलरी है क्या ये सावर के द्वारा डिसाइड होती थी, बिल्कुल नहीं। मैंने आपको 2 कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताया था, जाट और सावर। तो जो जाट है ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती थी,
5000 7000, अगर रॉयल ब्लड के हुए तो इनसे भी ज़्यादा। तो ये जो जाट की वैल्यू होती थी ये डिसाइड करती थी सैलरी और रैंकिंग, कि किस तरीके से रैंकिंग मिली और उसी के आधार पर सैलरी दी जाती थी, जो कि जाट की वैल्यू के द्वारा डिसाइड होती थी। सावर का मतलब क्या होता था? नंबर ऑफ कैवेलरी मैन, जो कि एक मनसबदार को मेंटेन करके चलना है, राइट। तो वो होता था, यानी बेसिकली घुड़सवारों की संख्या जो कि मेंटेन करके चलनी है, वो सावर कहलाती थी, ना कि सैलरी डिसाइड होती थी इस बात से। तो इस वजह से थर्ड गलत है और करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, 1 और 2 ओनली। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करूँगा कि जो मनसबदारी सिस्टम पर वीडियो मैंने बनाई है, इसकी लिंक मैं डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप ज़रूर देखिए, बिकॉज ये काफ़ी कन्फ्यूजिंग है, किसी भी बुक में डिटेल वे में बताया नहीं गया है और सवाल काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो अगर कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी अगर इनसे क्वेश्चन पूछ लिया आता है डिफ़िकल्ट नेचर का, अगेन सिविल सर्विसेज में या फिर सीडीएस में, तो बेटर ये होगा कि आप इसे काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करके रख लें। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। बाकी वीडियो जो मैंने रिकमेंड किया उन्हें भी ज़रूर देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।